यह एक शनिवार की शाम थी। किंजी अभी ताइवान विश्वविद्यालय के सहकर्मी हॉल में थी। अगले सप्ताह की निर्धारित एक समूह परियोजना को पूरा कर रही थी। उसके समूह के सभी साथी यह कहकर पहले ही चले गए थे कि उन्हें कुछ काम है। किंजी अच्छे परिवार से हैं और जब से उन्होंने इस विश्वविद्यालय में प्रवेश किया है वह पहले से अधिक मेहनती हो गए हैं। इसलिए उनकी दुनिया में पढ़ाई ही सब कुछ है, जिससे उन्होंने कोई नया दोस्त नहीं बनाया। बड़े विशेषज्ञ। पता चला लगभग रात के 10 बजने वाले थे। फिर मैंने पाठ्य पुस्तकें उठाई और उन्हें बुक शेल्फ पर वापस रख दिया। उसने ऑफिस की मेज के सामने बैठे लाइब्रेरियन पर एक निगाह डाली और देखा कि यह मध्यम उम्र की औरत थकी हुई दिखाई दे रही है। उसने यह सोचा कि लाइब्रेरियन उसके जाने का इंतजार कर रही होगी ताकि वह घर जा सके। इसके बाद उसकी मेज के सामने उसकी किताबें और कंप्यूटर थे। तभी उसने किताबों की अलमारी से आवाज सुनी। उसने चारों ओर देखा और पाया कि इतिहास के अलमारी के पास एक व्यक्ति का साया खड़ा था जो क्षण भर में गायब हो गया। उसने सोचा कि शायद वह बहुत थका हुआ है और गलत देखा है, और उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब उसने अपना बैग उठाकर पुस्तकालय से बाहर कदम रखा तो उसने वहां कुछ नजरें दौड़ाई, लेकिन लाइब्रेरियन के अलावा और किसी को नहीं देखा। इस समय ज्यादातर लोग पहले ही सो चुके थे। सड़क की ठंडी वीरानी अंधेरे में छा गई थी। उसने खुद से विश्वास किया कि वह अब बच्ची नहीं रही। डर के समय माता पिता की गोद में भाग नहीं सकती। उसे और अधिक साहसी बनना होगा। यह सोचते हुए किंजी लगातार आह भरते रहे। उन्हें अपने माता पिता की बहुत याद आ रही थी। चलते चलते उसने अपने पीछे कदमों की आवाज सुनी। हाँ, वह मुड़ा और देखा कि एक गहरे रंग की हुड वाली जैकेट पहने व्यक्ति गली में प्रवेश कर रहा था। लॉगर इन किया न्यूक्लियर कटौती के दृष्टिकोण से। जल्द ही वह अपार्टमेंट के हॉल में आ गया, जहां रोशनी से सब कुछ जगमगा रहा था। यहाँ कोई खतरा नहीं हो सकता था। ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड ने उस पर एक नजर डाली, सिर हिलाकर इशारा किया और फिर उसकी नजर वापस उसके फोन पर चली गई। जब वह लिफ्ट में घुसा तो उसने 14वीं मंजिल का बटन दबाया। लिफ्ट के दरवाजे बंद होने ही वाले थे, तभी किसी ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया, जिससे वह चौंक गया। पीछे से एक लंबा और हैंडसम आदमी लिफ्ट में दाखिल हुआ, जिसकी घनी भौहें और बड़ी बड़ी आंखें थीं। होठों पर एक झलक मुस्कान थी। उसने उससे अभिवादन किया और आभार व्यक्त किया। महिला इस सुंदर पुरुष से कुछ हद तक शर्माई और उसके गाल तुरंत गुलाबी हो गए। पुरुष ने एक नजर डाली और प्रेम में पड़ गया। क्या आप 14वीं मंजिल पर रहते हैं? किंजी ने जवाब नहीं दिया, सिर थोड़ा झुकाया। वह चाहता था कि वह इस समय शर्मिंदा न महसूस मैं करे। 13वीं मंजिल पर रहता हूँ। आने वाले दिन तुम क्या कर इससे स्किन फिर से बंद हो जाए और कविल की ओर एक नजर डाले। तुम्हारे कपड़े बहुत सुंदर हैं। चिंजी केवल मुस्कुरा सकती है, लेकिन वह बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती, क्योंकि उसे पता है कि वह उस व्यक्ति के सामने लगभग बोलने की क्षमता खो चुकी है, जिसके प्रति उसकी अच्छी भावना है। चिंजी अपने सहपाठियों की तरह साहसी नहीं है। वह एक आदर्श शर्मीली लड़की है। उसे यहाँ तक लगता है कि वह पूरी जिंदगी में कभी भी प्रेमी नहीं बना पाएगी। जब लिफ्ट 13वीं मंजिल पर पहुंची तो आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर रुककर चिंजी से कहा। चिंजी ने नरमी से कहा, सच में? आशा है फिर मिलेंगे। इस समूह के आदमी ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला। हाँ, थोड़ी देर में मिलते हैं। ये कहते हुए वह छोटी सीढ़ियों से 14वीं मंजिल पर पहुंचा। लिफ्ट का दरवाजा फिर से बंद हो गया। किंजी का मन अचानक हल्का हो गया। उसने मदद के लिए फोन निकाला, लेकिन लिफ्ट की गति उसके फोन करने से तेज थी। उसने अभी तक अंतिम नंबर नहीं दबाया था कि लिफ्ट फिर से खुल गई। वह आदमी दरवाजे पर खड़ा था। उसको कोई रास्ता नहीं बचा। आदमी ने चाकू को उसकी छाती में घुसेड़ दिया। वह खून के तालाब में गिर पड़ा। उसका स्वेटर अब सफेद नहीं रह गया। अगली सुबह मिंगजू ने क्यूसी की घटना की खोज की, जिससे सुरक्षा उपायों की समस्या पर बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मोटर पर घुमाने का कार्य जोड़ा गया है। 6 महीने बीत चुके हैं और इलेक्ट्रिक शॉक किलर को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। शनिवार की रात को उसने फिर से इस इमारत को चुना। वह एक महिला को जानता था। वह विद्युत उपकरण के सामने आई और वह उसके पीछे खड़ा हुआ, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुरक्षा गार्ड अभी भी अपने फोन को देख रहा था। जब उसने कैमरा देखा तो उसने बड़ी टोपी सिर पर पहन ली और वह तुरंत उसके पीछे लिफ्ट में चला गया। इस बार महिला ने भी 14वीं मंजिल का बटन दबाया। मैं 13वीं मंजिल पर रहता हूँ, उन्होंने ये कहकर लिफ्ट का बटन भी दबा दिया। उसकी महिला ने जवाब नहीं दिया। उसके अधिकांश चेहरे को बालों ने ढक रखा था। उसने एक सफेद गोल पोशाक पहनी थी और नंगे पैर था। इससे आदमी को बहुत अजीब लगा, लेकिन उसे अब उसकी पहनावा की चिंता नहीं करनी चाहिए। लिफ्ट 13वीं मंजिल पर पहुंची। आदमी लिफ्ट से बाहर निकला और बोला, फिर मिलते हैं। लेकिन जब वह 14वीं मंजिल पर लिफ्ट के सामने खड़ा था, वह औरत
लिफ्ट में नहीं थी। उसे समझ नहीं आया वह कैसे गायब हो गई। उसने सिर उठाया और आंखें बड़ी की। वो औरत उसके कंधों पर उसके बाल लटके हुए थे और वे लंबे होते जा रहे थे। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके मुंह में हल्की मुस्कान थी जिससे कुछ ताजे दांत दिखाई दे रहे थे। उसने देखा कि उसकी स्वेटर पर फिर से खून के धब्बे लगे हैं। फिर उसने उसे पहचान लिया। पत्नी वहां बढ़ाई, उसकी गर्दन पकड़ ली और फिर उस आदमी को अपने खून के धब्बों वाले मस्तिष्क में खींच लिया। बचपन से ही मैं भविष्यवाणी और ज्योतिष जैसी चीजों में बहुत रुचि रखता था और बहुत विश्वास करता था। इसलिए वयस्क होने के बाद भी मैं अक्सर ज्योतिषी या माध्यम के पास जाने लगा। धीरे धीरे मैं एक माध्यम भविष्यवाणी की दुकान का नियमित ग्राहक बन गया और नियमित रूप से उनसे भविष्यवाणी करवाता। उनकी भविष्यवाणियां असाधारण रूप से सटीक थीं। उस दिन उन्होंने मुझे बताया कि जल्द ही मेरे ऊपरी अधिकारी एक बड़ी दुर्घटना का शिकार होंगे और मैं उसकी जगह ले लूंगा। कोरन, सचमुच कुछ समय बाद ही मेरे वरिष्ठ अधिकारी का एक सड़क दुर्घटना में सामना हो गया। क्या उसके पास सच में कोई जादुई शक्ति है? उसने रहस्यमय ढंग से मुझे बताया कि वह अन्य सामान्य ज्योतिषियों या माध्यमों से अलग है। वह सीधे नर्क के राक्षसों से संवाद कर सकता है और उनसे भविष्य की खबरें जान सकता है। शायद वह सिर्फ मुझे धोखा देने के लिए ऐसा बना रहा था ताकि उसकी क्षमता अनोखी लगे। हालांकि उस अजीब सिद्धांत ने मुझे कुछ डराया, फिर भी मैं अक्सर उसकी दुकान जाता था क्योंकि उसकी भविष्यवाणी वास्तव में बहुत सटीक थी। वह थोड़ी देर चुप रहे, फिर एक डरावनी मुस्कान के साथ बोले, मैं हर रात सपने में नर्क में उन राक्षसों से मिलता हूँ। मुझे बस उनकी इच्छाएं पूरी करनी होती हैं। उन्हें खुशी सिर्फ दूसरों को तकलीफें देने में मिलती है, इसलिए उन्हें मुझे कोड़े मारने देने की जरूरत होती है ताकि वे इसका मजा ले सकें। जब तक मैं उस दर्द को सहन कर पाता हूँ वे मेरी इच्छाएं पूरी करेंगे। ये देखने में खतरनाक लगता है लेकिन मैं मरूंगा नहीं क्योंकि ये सब सिर्फ सपनों में होता है और मुझे सहन करनी पड़ने वाली पीड़ा की तीव्रता मांगी गई इच्छा के समानुपाती होती है। इच्छा जितनी बड़ी होती है पीड़ा का स्तर उतना ही अधिक होता है। उसकी बात सुनकर मेरी सारी धारणाएं चकनाचूर हो गई। मुझे नहीं पता ये सच है या झूठ। उस रात जब मैं घर पहुंचा तो लंबे समय तक सो नहीं पाया। मैं लगातार उसकी बातों के बारे में सोचता रहा। अगर वह जो कह रही है वह सच है तो शायद वह मेरे एक विचार को पूरा करने में मदद कर सकती है। इसलिए मुझे राक्षसों के पास जो कष्ट सहना होगा वह भी बहुत अधिक होगा। अगर तुम थोड़े और पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो तो मैं सोच सकता हूँ। उसने मुझे 50,000 का प्रस्ताव दिया। इस बड़ी रकम ने मुझे बहुत चौंका दिया, लेकिन मेरी सपनों की देवी को पाने के लिए मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मैंने अपने सारे जमा पैसे निकाल लिए और फिर आर्ण भी लिया। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें समर्थन देने के लिए टिप दें। कुछ दिनों बाद चमत्कार सचमुच हुआ। मेरी क्रश करने वाली लड़की ने हैरान कर देने वाले तरीके से मुझसे संपर्क किया और हम सचमुच डेट करने लगे। रिश्ता पक्का हो गया। उसके बाद से मैं हर दिन बहुत खुश रहा। मन से महसूस हुआ कि उस लिम्बे को मिलना सच में एक भाग्यशाली बात थी और उसके प्रति भी मैं बहुत आभारी था। बाद में मैंने एक उपहार खरीदा और सोचा कि उसे धन्यवाद दूं, लेकिन वह दुकान फिर कभी नहीं खुली। मैंने आसपास के पड़ोसियों से उसके बारे में पूछा। पड़ोसी ने थोड़ी सी पीली होकर कहा, क्या तुमने नहीं सुना? वह लिम्बी पहले ही मर चुकी थी। एक रात उसके कमरे से एक भयानक चीख की आवाज आई। आसपास के लोगों ने यह सुनकर पुलिस को फोन किया। जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने पाया कि वह पहले ही मर चुकी थी और पूरा घर खून से भरा हुआ था। अजीब बात यह थी कि ऐसा लगता है कि वह सोते समय खून पीकर मर गई, क्योंकि घर के दरवाजे खिड़कियां सब कसकर बंद थीं और कोई भी घुसपैठ का निशान नहीं था। इसके अलावा कमरे में केवल वह अकेली थी। ये सुनकर मैं बेहद चौंक गया और कुछ कह नहीं सका। इस बात का मैंने किसी से जिक्र नहीं किया। सबसे डरावनी बात यह है कि तब से अक्सर सपनों में मुझे सुनाई देता है कि वह लिन में मेरे कान में फुसफुसा रही है। हर बार ठंडी आवाज में कहती है, तुम्हारा जीवन अब संपूर्ण है ना, लेकिन मैं तो नरक में अनंत यातना झेल रही हूँ और ये सब तुम्हारी ही देन है। और एक अक्सर टॉयलेट जाने वाले अजीब व्यक्ति के साथ यात्रा का अनुभव क्या होता है? अगर मैं उसे लगातार चुटकुले नहीं सुनाऊं तो वह लगातार टॉयलेट जाता रहेगा। विमान के उतरने के बाद विभिन्न कारणों से हम अपने पहले से बुक किए हुए होटल में नहीं रह सकते थे। गाइड पास के होटलों में जाकर खोज कर रहा था और हम केवल रेस्तरां में इंतजार कर सकते थे। इस दौरान मेरा दोस्त 12 बार बाथरूम गया। गाइड ने आखिरकार एक ऐसा होटल ढूंढ लिया जहां उसे कुछ फायदा हो। हालांकि होटल कुछ पुराना और साधारण था और कमरे में अलग से शौचालय नहीं था, लेकिन हमें मजबूरन रहना पड़ा। आधी रात में मेरे दोस्त को जरूर शौचालय जाना था, पर वह अकेले जाने से डर रहा था और मुझे उसके साथ चलने के लिए कहा। पूरे दिन के बाद मैं बहुत थक चुका था। स्वाभाविक रूप से मैंने उसकी परवाह नहीं की। वह खुद ही बाथरूम गया। अगले दिन मैंने देखा कि उसने रिसेप्शन पर कुछ कहा और उसका चेहरा बहुत गंभीर था। मैंने उससे पूछा कि आखिर हुआ क्या। उसने कहा कि कल रात अकेले बाथरूम जाने से बहुत डर लगा। जब वह बाथरूम में था उसने किसी को बात करते सुना और वह भाषा उसे समझ नहीं आई।
लेकिन जब वह बाहर आया तो उसने पाया कि शौचालय में कोई नहीं था। वह वापस कमरे में आकर सुनी गई बात को लिख लिया। अगले दिन उसने रिसेप्शन पर जाकर पूछा, तब उसे पता चला कि वह वाक्य आए भी जल्दी गए भी जल्दी था।